हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बालाजी क्लासेस। मैं डॉक्टर कविता और आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के बहुचर्चित लेखक प्रेमचंद और उनकी कहानी नमक का दरोगा। कहानी के बारे में पढ़ने से पहले या जानने से पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनका जीवन बहुत ही अभाव में बीता था, अभाव और संघर्ष में बीता था। तो उनका मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880 में लम्ही गांव में, उत्तर प्रदेश के एक लम्ही गांव में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं उनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उपन्यास है उनके सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त धन। मानसरोवर जो है उनका 8 खंडों में विभाजित है। एक बड़ी मोटी सी किताब है, अगर सबको उनका सब कुछ इकट्ठा पढ़ना है तो वो एक किताब के रूप में है। गुप्त धन उन कहानी संग्रह है उनके करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। अब उनके कुछ नाटक हैं, कुछ विचार, विविध प्रसंग और निबंध संग्रह। उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी में वो एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी भी करना उनका साथ साथ नौकरी करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। अब अगर आगे पढ़ना है तो उनको संघर्ष भी करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के लिए खर्चा भी निकालना पड़ेगा, और वो तभी संभव था जब वो साथ के साथ नौकरी करें। सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। मतलब वो तो हिस्सा लेते ही थे, लेकिन उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी साथ साथ हिस्सा लेती थी उनके आंदोलनों में। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, और जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। आपने देखा होगा कि उनकी रचनाओं में हर रचनाओं में ये देखा जाता है कि वे यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों थे। ये बहुत एक मेन इम्पॉर्टेंट जो है बिंदु है, इसे आप जरूर याद रखना। वे क्या थे? यथार्थवादी और आदर्शवादी। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा कि प्रेमचंद के युग से पहले प्रेमचंद पूर्व युग था, और प्रेमचंद के युग को प्रेमचंद युगीन युग बोलते हैं, और प्रेमचंद के बाद जो युग था उसको प्रेमचंदोत्तर युग बोलते हैं। ठीक है, हम प्रेमचंद जी के युग की कहानियों को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। देखिए, नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। मन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। मतलब सद्वृत्ति को अच्छाई और असद्वृत्ति को बुराई, और सत्य और असत्य के नाम से हम उसको जानेंगे। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित
आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशीधर वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोप दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मुंशी वंशीधर जो हैं वो एक बेईमान व्यक्ति है जो कर्मयोगी ईमानदार व्यक्ति है, और मुंशी वंशीधर उसे रिश्वत देना चाहते हैं, लेकिन कर्मयोगी नहीं लेते हैं। जब वो अपने इस मकसद में उनको रिश्वत देने में असफल हो जाते हैं तो उनको अपने किसी को पैसे देकर, किसी बड़े अफसर को पैसे देकर उनको पद से हटवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य को सत्य के आगे झुकना पड़ता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं। और क्या निवेदन करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला व्यमुरैवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। नमक का विभाग बनने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। जो ऑफिस में लोग थे, कर्मचारी थे, जब ये नमक का विभाग खुला तो उन्होंने उसका खूब जमकर फ़ायदा उठाया। कुछ नमक अवैध रूप से बेचते थे जिससे वो लोग 2 नंबर के पैसे बनाते थे। अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 मतलब उनके खूब मज़े थे, खूब तनख्वाह के अलावा खूब 2 नंबर का पैसा वो लोग बनाते थे। लोग दरोगा के पद के लिए लालायत थे। लालायत मतलब दरोगा का पद एक ऐसा था जिस पर 2 नंबर से पैसे कमाए जाते थे, इसलिए लालायत मतलब उस पद को लेना चाहते थे, पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। इनको घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इस कहानी में इन पंक्तियों का क्या अर्थ है ये मैं आपको बताती हूँ। वो ये, जो लोग बेईमानी करते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वो ये कहते हैं कि तनख्वाह तो जो है, मासिक वेतन जो है वो सिर्फ पूर्णमासी के चांद की तरह है। मतलब एक बार लगता है महीने की में, जब वो स्टार्टिंग में मिलता है तो लगता है कि कुछ पैसा आया है, लेकिन जैसे जैसे पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, उसी तरह हमारी जो तनख्वाह है, वो भी पैसे हैं हमारे जो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। वो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है कि ऊपर की जो हमारी 2 नंबर की तनख्वाह है, 2 नंबर के जो पैसे हैं, उनसे ही हमारी प्यास बुझती है, मतलब उससे ही हमारा गुजारा होता है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे बैठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। गोलमाल की शंका मतलब कि यहाँ पर बेईमानी होती है, 2 नंबर का पैसा कमाया जाता है, ऐसा सोचकर वे बैठ गए, मतलब उसको पकड़ने के लिए बैठ गए। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित आलोपी दीन की है। वह इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोकने की खबर दी। पंडित
सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। मतलब वो पैसे के बहुत लालची थे, कहने का मतलब ये है। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चित दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर आलोपीदीन ने सोचा कि लड़का नया है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें। दीन भाव मतलब प्यार से, आराम से, समझाने के मकसद से। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। आलोपीदीन ने 40,000 की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। मतलब वंशीधर जो थे बहुत ही ईमानदार आदमी थे और उनकी जो सच्चाई थी, उन्होंने धन को कुचल डाला। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनके सत्य के आगे धन भी झुक गया। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डांवाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुल गए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी जी थे उनको न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था और वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को उन्होंने मोटा पैसा खिला दिया था, जिस कारण उन्हें ये लग रहा था कि ये मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मतलब अदालत ने झूठ बोल दिया सब कुछ। और आलोपीदीन के जो खिलाफ थे सबूत, उनको गलत साबित कर दिया। दरोगा को दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई। बाँछें खिलना होता है बहुत खुश हो जाना, मतलब सब लोग बहुत खुश हो गए थे। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का एक पत्र सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बुड़बुड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। एक सप्ताह के बाद आलोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का
स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वेमुरैवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर किए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। अब ये इसके कठिन शब्द जो हैं, मुझे होप है कि कहानी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में पाठ का सारांश बताया, लेकिन कहानी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार आप लोगों को कहानी भी पढ़ लेना चाहिए, जो भी उसमें पात्र हैं थोड़े अच्छे से याद हो जाते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। दरोगा, दरोगा मीन्स थानेदार। प्रदत्त, प्रदत्त मीन्स दिया हुआ। निषेध, मनाही। छल प्रपंच, धोखाधड़ी। सूत्रपात, आरंभ। घूस, रिश्वत। पोबारा होना मतलब ऐश होना, मजे होना, अत्यधिक लाभ होना। सर्वसम्मानित, जिसका सबके द्वारा सम्मान किया गया हो। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। बरकंदाजी क्या होता है? बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। जी ललचाना, आकर्षित होना। प्राबल्य मतलब जोर, फोर्स इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। श्रृंगार, प्रेम। फारसीदा, फारसी जानने वाला। फारसी, जिसको फारसी आती है उसे क्या बोलेंगे? फारसीदा बोलेंगे। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। विरह कथा, वियोग की कहानी। मजनू, एक प्रसिद्ध प्रेम कथा की प्रेमी नायक। मजनू थे ना, जो लैला मजनू की एक स्टोरी हम सुनते हैं पुराने, उसमें से वो थी ये, वो वाली मजनू है ये। फरहाद, शीरी, शीरी फरहाद है ना, जो शीरी उसका प्रेमी होता है और फरहाद उसकी प्रेमिका होती है। वृतांत, कथा। आविष्कार, इजाद। दुर्दशा, खराब दशा। ऋण, कर्ज। कगारे का वृक्ष, जिसका अंत समीप हो। किनारे खड़ा पेड़। मालिक मुख्तार, बड़े आदमी। ओहदा मतलब पदवी, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं। पीर का मंजार, देवता का ठोर ठिकाना। निगाह, दृष्टि। चढ़ावा, भेंट। ऊपरी आय, गैर कानूनी। और स्रोत मीन्स उद्गम। ये बहुत सारे हैं, हाफ हाफ करके मैं पढ़ा देती हूँ और कुछ हाफ नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूँगी। अब ये थे नंबर 6 पे जो पृष्ठ में आपके वर्ड आ रहे हैं वो हैं, ये है नंबर 7 पेज पे, पेज नंबर 7 पर। बरकत, बरकत होना मतलब किसी चीज़ में वृद्धि होना। उपरांत, उसके बाद। गरज वाला मतलब ज़रूरतमंद। बेगरज, जिसे ज़रूरत ना हो। दाव पर पाना। निस्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध करना। निगाह में बांधना, मन में धारण करना। विस्तृत, विशाल। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। आत्मावलंबन, अपना सहारा। शकुन, लक्षण। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध और स्थापित। ठिकाना ना होना, सीमा ना होना, अधिक मात्रा में मिलना। सुख संवाद, शुभ समाचार। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। फूला ना समाना, हाँ, बहुत प्रसन्न होना। महाजन, उधार देने वाले साहूकार। नरम पड़ना मतलब शांत हो जाना। कलवार, कलवार मतलब शराब बनाने और बेचने का धंधा जो करता है उसको कलवार बोलते हैं। शूल, उठना मतलब पीड़ा होना। आचार, व्यवहार। मोहित करना, प्रसन्न करना। मल्ला मतलब नाविक। कोलाहल, शोर। गोलमाल, गड़बड़। भ्रम, संदेह। पुष्ट किया मतलब बढ़ाया। तमचा, बंदूक। देखो फ्रेंड्स और स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हिंदी व्याकरण पर वीडियो बनाई हुई है और मेरे YouTube चैनल पर ही है, और भी वीडियोस आगे मैं बना रही हूँ ग्रामर पे, व्याकरण पे, हिंदी की। तो ये चैप्टर तो मैं करवाऊँगी ही, और वो व्याकरण भी आप देख सकते हो। और कुछ व्याकरण में आपको कोई मेन टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता हो, आपको पढ़ना हो, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, जो मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ 9, 10, 11 में 6 से लेकर
और 12th तक सभी कराऊंगी, मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सभी कराऊं। लेकिन ये एक खाली इन क्लासेस के लिए नहीं है। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट के सुपर टेट, टेट और उनकी तैयारी कर रही हैं, उन सब के लिए भी ये लाभदायक है। देखिए, वैसे तो हमें पढ़ने को बुक्स में भी सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन कुछ इस तरह से जब हम वीडियो देखते हैं तो डेली वीडियो आते हैं तो हमारी रेगुलरिटी बन जाती है और उसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम घर में सोचते हैं आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन वो रेगुलरिटी अपने में नहीं आ पाती है। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से करके हमारा टाइम निकल जाता है। तो वीडियो देखने से हमारा ये फ़ायदा रहता है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लेना है कि वीडियो कब आ रही है, कब आई है, उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा कंटेंट पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, ओके, बाय।